दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम हेलोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसीज, रिएक्टिविटी तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, और एनोमोलस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लियर है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा इनमें? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NH2NP5। अब फ्लोरीन जो है, सबसे पहले देखो, फ्लोरीन जो है अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2s2 2p5। तो इसके वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो ये है 3s2 3p5 और थर्ड वैलेंसी शेल है, तो थर्ड वैलेंसी शेल में डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, इसीलिए 3d0 लिखा है मैंने। वैसे लिखते नहीं है अपन, 3s2 3p5 लिखते हैं, पर हमारा पॉइंट ही यही है आज का, वैलेंसी। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर पा रहा है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि इनके सबके वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। इनके सबके वैलेंसी शेल में क्या अवेलेबल है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन, यहां पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का तो जो रहेगा ये फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है, (2s2 2p5) 2s2 2p5, और यहां जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। यहां जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और 0 लॉन पेयर है, सॉरी 3, यहां पर देखो 3 लॉन पेयर है और 1 सिग्मा है। फ्लोरीन 4HS में रहेगा, sp3 रहेगा, सिंगल एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये सब लीनियर ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक ही बॉन्ड है, जैसे HF है, लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल N2O2 F2Cl2 Br2 HF HCl HBr HI, ये सारे क्या हो जाएंगे? लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये सिंगल, इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इनमें कोई शेप बनेगा ही नहीं। दोनों बॉन्ड एक ही लाइन, मतलब एक ही बॉन्ड है, तो लीनियर शेप हो गया। और ये तीनों के तीनों लॉन पेयर है, 1 2 3, और ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें किनकी बात कर रहा हूं मैं? कंबाइंडली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम अब कलेक्टिवली इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले सारे, ठीक है। तो जब हम इन सारों की बात कर रहे हैं, चाहे अब ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा ही है। S में 2 इलेक्ट्रॉन एंड P में 5 इलेक्ट्रॉन्स। पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर सकते हैं। इनके ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स sp3 के बाद sp3d, sp3d2, sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अगर मैं यहां डिस्कस करूं बेटा, तो ये देखो, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ग्राउंड स्टेट है, फिर ये एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। अब ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है फर्स्ट वाली, और ये बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट है।
अब यहां पर ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट कर लिया, तो ये एक्साइटेड स्टेट 1 आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये इसकी 4 सिचुएशंस बनेगी। फर्स्ट सिचुएशन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सेकंड sp3d, थर्ड sp3d2, फाइनल लास्ट वन इज sp3d3। अगर यहां देखें तो ये सिचुएशन वही है, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, 4 HS आ गया और हाइब्रिड स्टेट sp3 आ गई। अब इस केस में तो ये लीनियर ही रहेगा बेटा, HCl एग्जांपल हो गया, HCl HBr HI, HCl HBr HI, और क्लोरीन पर 3 लोन पेयर्स है। यहां पर देखो बेटा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा है, 5 हाइब्रिड स्टेट है, sp3d है। एग्जाम्पल यहां पर जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो गया जैसे ClF3, BrF3, IF3, और इस केस में जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है वो होता है ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, 3 प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर। और ये हो गया हमारा हेलोजन। ये जो सेंटर वाला ब्लैक डॉट है वो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहां पर मैंने तीनों में ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और अब क्या है 2 लोन पेयर है, हाइब्रिड स्टेट sp3d है, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल शेप है, ऑर्बिटल अरेंजमेंट ट्रायगोनल बायोपिरामिडल शेप, ऑर्बिटल अरेंजमेंट ट्रायगोनल बायोपिरामिडल है, और अब लोन पेयर है। तो जब हाइब्रिड स्टेट ऑड होती है sp3d के केस में, लोन पेयर हम इक्विटोरियल, ये जो तीनों रेड वाले हैं इनको इक्विटोरियल हाइब्रिड्स बोलते हैं, ये जो दोनों ब्लैक वाले हैं इनको एक्सियल हाइब्रिड्स बोलते हैं, और ये सारे तो यहां 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब ये दोनों लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा, इन दोनों लोन पेयर आने की वजह से ये लोन पेयर रिपेल करेगा, तो इन लोन पेयर्स, ये जो दोनों लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है, तो इन दोनों लोन पेयर की, अब ये बॉन्ड एंगल 90 नहीं रहेगा बेटा, ये बॉन्ड एंगल 90 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंसी शेल VSEPR थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन, ये वाला रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये कौन सा रिपल्शन है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है, तो ये बॉन्ड एंगल लेस देन 90 हो जाएगा, और दिस शेप इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड T। तो इस केस में जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 लोन पेयर 3 सिग्मा, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अपने 3 वैलेंसी पर होंगे, तो उस केस के अंदर इनका शेप डिस्टॉर्टेड T हो गया, और ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए, और ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, मतलब डायपोल, इनका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल हो गए। दोनों एक्सियल बॉन्ड
डिस्टॉर्टेड हो गए, इस वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ इसका बॉन्ड एंगल 90 से कम हो गया। रेड वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है, प्लेन पर। अब इसी तरह से हम बात करें इस सिचुएशन की, तो यहां पर आ रहा है 1 लोन पेयर 4 सिग्मा 1 2 3 4 5, सॉरी बेटा 5 सिग्मा 6 हाइब्रिड स्टेट। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर 5 सिग्मा 6 HS। तो ये है सिचुएशन, ये वाली वही 1 लोन पेयर 1 2 3 4 सिग्मा। और एग्जांपल हो जाएंगे इसके BRF5 IF5। अब यहां क्या होता है कि देखो टॉप टू बॉटम साइज भी बढ़ता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, सेंट्रल एटम का जब साइज बढ़ेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। समझो बात, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उसके चारों तरफ कितने एटम आ सकते हैं, या उसको कितने एटम चारों तरफ से घेर सकते हैं। जैसे देखो छोटी टेनिस खेलने वाली बॉल है और एक फुटबॉल है, तो बताओ किसके अराउंड एक डेफिनेट रेडियस के स्फीयर ज्यादा आएंगे? फुटबॉल के, क्योंकि फुटबॉल का रेडियस बड़ा है, फुटबॉल का साइज बड़ा है, तो उसके चारों तरफ हम ज्यादा बॉल चिपका सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं समझाने के लिए, मेरे पास टेनिस खेलने वाली बॉल है। टेनिस खेलने वाली बॉल इतनी सी होती है, टेनिस छोड़ो, वो टेबल टेनिस बोल रहा हूं, टेनिस नहीं टेबल टेनिस बोल रहा हूं, जो वो टेबल पे खेलते हैं। तो जो टेबल टेनिस की बॉल होती है वो इतनी सी होती है। अब मैंने आपको 2 बॉल दे दी, एक तो इस साइज की बॉल दे दी, क्रिकेट बॉल दे दी आपको एक, और एक फुटबॉल दे दी। अब मैंने आपको कहा क्रिकेट बॉल के चारों तरफ आप ये जो टेबल टेनिस की बॉल है इनको फेविकॉल से चिपकाओ। तो हो सकता है आप 4 5 6 ज्यादा ज्यादा उस क्रिकेट बॉल के चारों तरफ आपने क्या किया, वो जैसे ये क्रिकेट बॉल है, ये मेरा पंच क्या क्रिकेट बॉल है, तो एक टेनिस खेलने वाली बॉल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ चिपका दोगे। हो सकता है आप उस पर 6 7 से ज्यादा उस पर टेबल टेनिस खेलने वाली जो बॉल्स है वो क्रिकेट बॉल के ऊपर चिपका रहे हो, तो 6 या 7 चिपका पाओगे, ज्यादा नहीं चिपका पाओगे। सपोज करो आपने 6 चिपकाई, ओके 6 चिपक गई। अब 6 चिपकने के बाद क्या होगा, अब आपके पास जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वो पूरा जो क्रिकेट बॉल है, छोटा स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 टेनिस खेलने वाली बॉल चिपकने के बाद अब जगह ही नहीं बचेगी कि आप चिपका पाओ। अब आपने उसको अलग रख दिया, अब आपने फुटबॉल उठाया, फुटबॉल का स्फीयर बड़ा है, रेडियस बड़ा है उसका। अब उस फुटबॉल के ऊपर टेनिस खेलने वाली बॉल चिपकाई, तो हो सकता है आप टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल छोटी छोटी चिपकाई, हो सकता है आप 15 16 भी चिपका दो। तो यही चीज है कि क्रिकेट बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, मतलब क्रिकेट बॉल का साइज छोटा है तो उस पर चिपकने वाली नंबर ऑफ टेनिस बॉल भी कम होगी, क्योंकि बाद में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नई बॉल उसके ऊपर चिपक नहीं पाएगी। इसी तरह से फुटबॉल का रेडियस बड़ा है, फुटबॉल का स्फीयर बड़ा है, तो उस पर टेबल टेनिस खेलने वाली ये छोटी बॉल है, आप क्या कर सकते हो 15 16 17 18 तक चिपका सकते हो सकता है 20 भी चिपका दो। तो अगर आपने फुटबॉल पर टेबल टेनिस खेलने वाली छोटी बॉल 20 चिपका दी, तो उस फुटबॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर 20 हो गया। क्रिकेट बॉल का स्फीयर छोटा है, तो उस पर टेनिस खेलने वाली बॉल आपने 6 ही चिपका पाए, उसके बाद आप चिपकाना तो चाहते हो, आपके पास बॉल तो अवेलेबल है, लेकिन वो चिपकेगी नहीं क्योंकि वो चारों तरफ से गिर गई है, और अब क्रिकेट बॉल पर कोई भी फ्री सरफेस एरिया नहीं बचा है जहां आप बॉल चिपका पाओ। अगर थोड़ी थोड़ी जगह है तो वहां से नहीं जा पाएगी, क्योंकि स्फीयर अपनी जगह भी तो घेरेंगे टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल्स। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो छोटे साइज का स्फीयर होता है उसके चारों तरफ कम बॉल चिपकेगी, टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल, और फुटबॉल के चारों तरफ ज्यादा टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल चिपकेगी।
तो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा? जिसका स्फीयर बड़ा हो। अब यहां पर भी क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का साइज छोटा होता है कंपैरेटिवली, तो क्लोरीन का साइज छोटा है बेटा, फ्लोरीन का तो बहुत ही छोटा है, फिर क्लोरीन का बड़ा, फिर ब्रोमीन का और बड़ा, और आयोडीन का और बड़ा। तो क्या होता है कि अब यूं देखा जाए तो क्लोरीन भी 7 वैलेंसी शो कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सारी किसकी है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लोरीन 7 वैलेंसी शो नहीं करेगा, क्लोरीन 7 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 तक एक्सीड नहीं हो पाता है। क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 तक एक्सीड नहीं हो पाता है। तो आप बोलोगे क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तक इसीलिए एक्सीड नहीं हो पाता कि क्लोरीन का साइज छोटा है, तो उसके चारों तरफ 7, यानी क्लोरीन का स्फीयर क्रिकेट बॉल है और उस पर टेनिस खेलने वाली बॉल 3 ही चिपक पा रही है, इससे ज्यादा नहीं चिपक पा रही है। 3 और 4 बस, 4 से ज्यादा क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। रीजन ये है कि क्लोरीन स्फीयर छोटा है, तो उस पर 4 एटम जैसे ही चिपकते हैं तो अब 5वें एटम के लिए जगह नहीं बचती। क्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए मना नहीं कर रहा है। ये देख लो, मैंने क्या कहा, ये सारे किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। ठीक है, बस खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ क्लोरीन में 3s2 3p5 है, ब्रोमीन में 4s2 4p5 है, आयोडीन में 5s2 5p5 है। ठीक है, क्योंकि ना स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाता जा रहा हूँ तो कुछ कमेंट आते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे से लगातार कांटेक्ट में हैं, तो मेरे से पूछा उन्होंने कि सर क्लोरीन का व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो वैलेंसी तो कितने डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है बेटा। ठीक है, आप जो भी क्वारीज करते हैं, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं उसके अंदर उन क्वारीज को कवर कर लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा कि क्लोरीन की वैलेंसी तो 7 तक एक्सपांड कर जाती है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं जाता है। तो 4 से ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ ClF5 नहीं होता है। अब हो सकता है आपके माइंड में आ जाए कि सर क्लोरीन का फिर 7 वैलेंसी कैसे बनेगा। तो ये देखो बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, HClO4, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। हम ऑक्सी एसिड के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे HClO4 है, अब ये HClO4 जो है ये है पर क्लोरिक एसिड। अगर मैं पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो वो ये है, ये देखो बेटा, तो ये पर क्लोरिक एसिड है। आप पर क्लोरिक एसिड में सेंटर में क्या देख रहे हो? आप सेंटर में पर क्लोरिक एसिड के सेंटर में आप क्या देख रहे हो? क्लोरीन देख रहे हो। तो क्लोरीन के चारों तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? तो क्लोरीन के चारों तरफ ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो HClO4 में क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, HClO4 में क्लोरीन का जो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो 4 है, लेकिन वैलेंसी 7 है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से तो है ना। देखो वैलेंसी 7। तो मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि क्लोरीन 7 वैलेंसी शो नहीं करेगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्लोरीन 7 कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करेगा। इसका एक भी कंपाउंड ऐसा नोन नहीं है जिसमें क्लोरीन के चारों तरफ 7 एटम हो, जैसे IF7 होता है। ठीक है, इवन देन 5 भी नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर मैंने लिखा ClF3 BrF3 IF3, लेकिन जैसे ही मैं इधर आया तो मैंने ClF5 नहीं लिखा, ClF5 नहीं लिखा। तो ClF5 नहीं लिखा, उसका रीजन ये है कि क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं होता है, क्योंकि उसका साइज उसको 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज जो है वो क्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है। तो क्लोरीन एटम अपने चारों तरफ केवल मैक्सिमम 4 डिफरेंट एटम को एडजस्ट कर सकता है और फिर उनसे बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे ये कर ली उसने। ठीक है, तो अब यहां ClF5 नहीं बनेगा, बस BrF5 ही बना।
अब मैं आगे बात करूं बेटा, तो IF5 तो बनने वाला है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी? 7। लेकिन आयोडीन सिंगल एलिमेंट है जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तक एक्सपांड कर जाता है। देखो, तो ये sp, ये वाला जो लास्ट वाला हुआ, ये हुआ जीरो लॉन पेयर 7, जीरो लॉन पेयर 7 सिग्मा 7 हाइब्रिड स्टेट, 7 हाइब्रिड स्टेट sp3d3। और यहां पर जो एग्जांपल हो जाएगा वो केवल IF7 है, केवल IF7 है। ठीक है, यानी यहां पर अगर मैं लिखूं तो ClF5, BrF5, IF5, तो ClF5 नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, क्या नहीं बनेगा बेटा? ClF5 नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर ClF7, ClF7, BrF7 और IF7, तो यहां पर ClF7 भी नहीं बनेगा और Br, यानी अब आपको जो कंक्लूजन आ रहा है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन ये है, ध्यान दो बेटा, कंक्लूजन ये है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो वैलेंसी है वो 7 तक एक्सपांड कर जाएगा, बट क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से एक्सीड नहीं करेगा, ब्रोमीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि अब क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है। ठीक है, तो इसके अब क्लोरीन का साइज छोटा है, तो इसके चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा 4 आ गए, फिर जगह ही नहीं बचती कि पांचों आ जाए। ठीक है ना, और इस तरह से ब्रोमीन के चारों तरफ आने वाले कितने होते हैं? ब्रोमीन के चारों तरफ देखो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, और आयोडीन के चारों तरफ और ज्यादा आ जाएंगे। जस्ट ये काउंट ही कर रहा हूं, ये समझाने के लिए स्फीयर बना दिए मैंने बेटा। ठीक है ना, इनको काउंट मत करो। सर देखो सर, ब्रोमीन में 1 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं हुआ बेटा, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूं बेटा। तो यहां क्या हो जाएगा, तो आयोडीन केवल सिंगल एलिमेंट है जो 7 तक अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर जाता है। अब यहां पर इसका जो शेप होता है sp3d2 का, sp3d2 का जो शेप होता है वो होता है, sp3d2 का जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है बेटा, वो होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। वो क्या होता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो उसका स्क्वायर बाय पिरामिडल है, तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल है। अब मैं यहां जैसे सेंटर, तो ये सेंटर है, और ये जो सेंटर है ये ब्रोमीन और आयोडीन ही, और इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आ गया बेटा। यहां 1 2 3 4 5 तो फ्लोरीन आ गए, और 1 लोन पेयर। तो जब तो लोन पेयर यहां आएगा। ये सब देखो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 11 में भी डिस्कस किए हुए हैं सारे। अब ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर अपन ने यहां रख दिया। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इन चारों जो प्लेन वाले, अब अगर इस लोन पेयर को मैं हटा दूं, क्योंकि शेप पे लोन ऑर्बिटल अरेंजमेंट में तो सारे ऑर्बिटल का अरेंजमेंट देखते हैं, तो ऑर्बिटल अरेंजमेंट तो इसका हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल, बट इसका जो शेप है तो आप हमेशा लोन पेयर छुपा दो। जैसे यहां पे भी मैं लोन पेयर छुपा दूंगा तो क्या बना, डिस्टोर्टेड थी। लोन पेयर से मतलब नहीं है शेप के अंदर, लोन पेयर शेप को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन लोन पेयर इज अ नॉट पार्ट ऑफ शेप, तो यहां डिस्टोर्टेड थी। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये हटा दो तो क्या बचा, स्क्वायर, और एक ऊपर है, ये देखो ये
स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका शेप क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन फिर हम इसमें वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी VSEPR थ्योरी का रिस्पॉन्स देंगे, VSEPR थ्योरी का रेफरेंस देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये वाले बॉन्ड जो हैं, प्लेन वाले जो चारों बॉन्ड हैं, वो अपनी मीन पोजीशन पर नहीं रहेंगे, वो अपनी मीन पोजीशन पर नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये लॉन पेयर रिपेल कर रहा है, तो ये चारों बॉन्ड ये इधर आ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड। इसका शेप हो जाएगा बेटा डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। और ये भी कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर, इसका म्यू 0 से ज्यादा रहेगा। और IF7 में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा क्योंकि 0 डॉन पेयर 7 सिग्मा है। सिंपली इसका शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये थोड़ा सा स्पेस कम है, तो ये देखो 5 तो प्लेन पर रहेंगे और 5 तो प्लेन पर है, 2 परपेंडिकुलर है। ये दोनों ब्लैक वाले परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास पेंटागोनल बाय। तो आपको अब वैलेंसी कंसेप्ट समझ में आ गया, और वैलेंसी कंसेप्ट के साथ साथ आपको एक चीज और समझ में आ गई बेटा, वैलेंसी के साथ साथ इनसे रिलेटेड, इसका मतलब जो हेलोजन के जो हाइब्रिड स्टेट्स हैं वो sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 है। और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप्स बन रहे हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें यहां पर एक एग्जांपल और देखो आप। अच्छा, यहां पर अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ICl, आयोडीन क्लोराइड। H की जगह I ले लिया तो आयोडीन क्लोराइड। तो आप देखो ICl हुआ, IBr हुआ, IF हुआ, इस तरह के मॉलिक्यूल भी यहां बनेंगे। ICl, IBr, IF, ठीक है। तो यहां पर जितने भी ये मॉलिक्यूल लिए हुए हैं हमने, इनमें देखो दोनों ही हेलोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हेलोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हेलोजन। या ICl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। ICl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, और आयोडीन की कम। तो यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आयोडीन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आयोडीन है, हेलोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, हेलोजन है। HCl में क्या है, HCl के अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, हेलोजन है। तो अब यहां पर देखो ClF3, BrF3 और IF3, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर है। यानी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है। BrF3 में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है। IF3 में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। यानी इन सब में देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। वो की वो चीज यहाँ चल रही है। अब इन सब एग्जांपल में एक कॉमन चीज देखो, इसमें ये बाइनरी इसको छोड़ दो, इसकी जगह मैं ICl लिख देता हूँ, IBr लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल, इसमें ये इन सारे मॉलिक्यूल को हम हेलोजन हेलाइड बोलेंगे, जैसे क्लोरीन, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो जो नाम पीरियोडिक टेबल में है, जैसे इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही नाम देंगे। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हम आइड सफिक्स लगाते हैं और डाई ट्राई यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। और अगर ICl3 भी होता है बेटा इसी तरह से, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो अगर मैं ICl3 लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा आयोडीन ट्राइक्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो आपने एक चीज देख ली कि इन सब में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हेलोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हेलोजन है, तो इनको बोलते हैं हेलोजन हैलाइड्स। इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड्स को हम हेलोजन हैलाइड्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे हेलोजन हैलाइड्स भी डिस्कस हो गए। क्या डिस्कस हो गए बेटा, हेलोजन हैलाइड। तो हेलोजन हैलाइड में जो हेलोजन हैलाइड, ठीक है, आपके सामने हेलोजन हैलाइड्स दिख रहे हैं। हेलोजन हैलाइड्स में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हेलोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हेलोजन। हेलोजन हैलाइड इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ टू डिफरेंट हेलोजन। हेलोजन हैलाइड इज बाइनरी कंपाउंड ऑफ टू डिफरेंट हेलोजन्स, जो आपके सामने बोर्ड पर है। वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अनदर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। डेफिनेटली दो डिफरेंट होंगे, तो ClF3 में क्लोरीन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन का मोर। ICl3 में आयोडीन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की ज्यादा। IBr में आयोडीन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन की ज्यादा। तो हेलोजन हैलाइड्स कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4। अब आप इसमें देखो, तो हेलोजन हैलाइड्स का हम जो कॉमन फॉर्मूला, हेलोजन हैलाइड्स को हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो इन ये जो सब बोर्ड पे लिखे हुए हैं, दीज आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, दीज आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये सारे के सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है। तो हेलोजन की प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और ये इनका जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला जो होता है, वो AXN होता है, AXN। N की वैल्यू क्या हो गई बेटा, N की वैल्यू हो गई 1 3 5 and 7। N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 3 5 7। आप देख लो, ICl, IBr, IF, N की वैल्यू 1, IF3, ClF3, BrF3, I की वैल्यू 3, BrF5, IF5, N की वैल्यू 5। सॉरी, मैंने पहले वापस सुन लो, N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। जैसे N की वैल्यू 1 किस में है, ICl, IBr में। N की वैल्यू 3 कहां है, ICl3, ClF3, BrF3 में। I की वैल्यू, मैं पता नहीं क्यों बार बार I बोल रहा हूं, N बोलना है, सॉरी बेटा, N है ना। देखो, N की वैल्यू 1 ICl और IBr में। इसी तरह से N की वैल्यू 3 ICl3 में और BrF3 में, इन सब में। N की वैल्यू 5 BrF5 में और IF5 में, यानी इन सब में। I की वैल्यू, N की वैल्यू 7 IF7 में। समझ गए बेटा, वो थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, तो थोड़ा ध्यान उधर चला गया, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई। यानी ये N की वैल्यू से, यहाँ N की वैल्यू यहाँ 1 या 3 या 5 या 7। चलो अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, तो आप देख लो सारे के सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पोलर नेचर के हैं। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या रहते हैं, मोर रिएक्टिव रहते हैं, क्योंकि पोलर है और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। यानी अगर मैं बोलूं Cl2, Br2 और I2, तो ये इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव ये है, Cl2, Br2, I2। F2 छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था F2 तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और F2 की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है।
तो Cl2Br2 और I2 के कंपैरिजन में ये कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हेलोजन हैलाइड्स हैं, इन हेलोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाऊं मैं, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हो जाएगा F2। F2 के बाद जो रिएक्टिव होंगे वो AXN होंगे, यानी ये वाले सारे। उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो हेलोजन हैलाइड्स हैं, ये जो हेलोजन हैलाइड्स हैं, ये हेलोजन हैलाइड्स मोर रिएक्टिव है Cl2, Br2, I2 से, तो इसके दो रीजन लिखोगे। पहला रीजन लिखोगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके शेप से क्लियर हो रहा है। दूसरा, इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है, यानी इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, अब ClF3 के अंदर ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। किससे? IBr के अंदर ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और ICl में ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। किससे? Cl2, Br2, I2 से। तो ये दो रीजंस लिखोगे और इन दोनों रीजंस की वजह से ये जो हेलोजन हैलाइड्स हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, वो मोर रिएक्टिव है। अब यहां पर आप देख लो, जो A की वैल्यू है वो क्या है? तो A क्या है? यहां पर A है, देखो A हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें से देखो A फ्लोरीन नहीं हो सकता, किसी में भी फ्लोरीन नहीं है, क्योंकि हेलोजन हैलाइड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड। तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा। वो किसी भी मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेगा तो उसका नाम फ्लोराइड ही रहेगा, वो फ्लोराइड ही रहेगा। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मतलब ये हुआ कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर फ्लोरीन है तो उसके साथ सफिक्स आइड लगना ही है, तो फ्लोराइड ही होगा, फ्लोरीन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये देखो ब्रोमीन ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। फ्लोरीन कहां आया? कहीं नहीं आया बेटा, कहीं पे भी देखो, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा है। और यहाँ X की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, AXN की बात कर, तो यहाँ ये आयोडीन नहीं होगा, आयोडाइड नहीं होगा। आप देख लो यहाँ कहीं पर भी आयोडाइड नहीं है, कहीं पर भी आयोडाइड दिख रहा है क्या? कुछ बच्चों को ये दिख रहा है, अरे बेटा ये आयोडाइड नहीं, आयोडीन है। देखो नाम, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड। तो आपको क्लोराइड दिखा, ब्रोमाइड दिखा, फ्लोराइड दिखा, आयोडाइड कहां दिखा? नहीं, आयोडाइड तब दिखेगा जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे HI में हाइड्रोजन आयोडाइड बोलेंगे, HI में I को हाइड्रोजन आयोडाइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन से, इसलिए आयोडीन के साथ आइड आ जाएगा। आयोडीन में आइड सफिक्स यूज करेंगे। तो आइड सफिक्स तभी यूज करते हैं जब बाइनरी कंपाउंड में वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो हेलोजन हैलाइड क्या है? हेलोजन हैलाइड टू डिफरेंट हेलोजन्स के हेलोजन हैलाइड्स हैं। तो इसमें आयोडीन आप देख लो कहीं पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। ये रहे एग्जांपल। तो आपसे कोई पूछे AXN में A क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनकी ये पोलर है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी कम है। ये बनते कैसे हैं? तो हम ये बनते बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं कि जब हम, ध्यान दो, Cl2 की F2 से रिएक्शन कर रहे हैं T1 टेम्परेचर पर, तो 2ClF बन गया, ये क्लोरीन फ्लोराइड बन गया। अब हमने फ्लोरीन और लिए और टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा दिया, तो ये 2ClF3 बन गए, यानी ठीक है।
तो जब हम Cl2 और F2 में Cl2 और F2 को 1:1 प्रोपोर्शन में हीट करते हैं लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर का मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर है, T1 कोई टेम्परेचर है, तो क्लोरीन फ्लोराइड बन जाता है। लेकिन अब अगर हम क्लोरीन फ्लोराइड में वापस F2 डाल के और टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से दो डिफरेंट हेलोजन आपस में रिएक्ट करके और क्या बना लेते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी डिस्कशन में आ गए हमारे पास, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। बुक में शुरू में नहीं देखे, ये थोड़ा सा जब हेलोजन फैमिली कंप्लीट हो रही होती है तो उस समय ये टॉपिक लिखा हुआ है, हेलोजन हैलाइड्स, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए। अब हेलोजन हैलाइड वाटर से रिएक्ट करते हैं और वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। रीजन, क्योंकि ये पोलर है। अब ये वाटर से किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये देखो। तो वाटर से जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक बार रिएक्शन समझा देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। तो ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं बेटा, तो जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा ICl। तो ICl में क्या हो गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आ गया। कि वाटर से रिएक्ट कराने का सिंपल सा फंडा है, आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको उस मॉलिक्यूल का क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब इसमें ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और जितने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल इनिशियल लेते हैं। तो यहाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ही है तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो इसका पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या बन जाता है ये HCl और IOH, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोआइडस एसिड, इसको हम HIO भी बोलते हैं। तो एक तो हाइड्रा एसिड बनता है, HF, HCl, HBr, HI, इनको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होता है। हाइड्रा एसिड कौन से होते हैं, HF, HCl, HBr, HI, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हाइड्रा एसिड है बेटा, ये सब हाइड्रा एसिड है। हाइड्रा एसिड का मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके बाद वो एज ए H+ आयन रिलीज होगा, यानी HCl H+, Cl-, HBr H+, Br-, तो ये हाइड्रा एसिड है। H2S HS- एंड H+, तो ये हाइड्रा एसिड है। समझ में आ गया हाइड्रा एसिड। और ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिनमें नॉन मेटल के साथ OH हो और ये हाइड्रोजन एज ए H+ आयन निकलेगा, जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। अगर मैं ClF3 की बात करूं तो ClF3 ये है। अब ClF3 में आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखो तो कितने हैं, 1 2 3, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लोरीन पे 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ClF3 के अंदर ClF3 में कितने हैं, ClF3 में 3 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या आप इसकी रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो? करो, आप सेल्फ ट्राई करके देखो, थोड़ा सा थिंक करो बेटा। कितने वाटर मॉलिक्यूल लोगे इसमें आप, कितने वाटर मॉलिक्यूल लोगे इसमें आप, 3। क्यों 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर 3 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर क्या हो गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, और ये देख लो, ये तीनों के तीनों ये मैंने क्या कहा, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हो रहा है, हाइड्रोजन का H+, ये H+, ये F-, ये H+, ये F-, ये तो क्या बन गया HF HF HF।
तो हमारे पास एक तो बन गया Cl पर 3OH और 3HF। पर यहां पर क्या है, जैसे एक कार्बन पे 2 OH आता है, वाटर निकाल देते हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, ये स्टेबल नहीं है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके ये क्या हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ClOH और डबल बॉन्ड O प्लस H2O बन जाता है। तो यहां पर जो रिएक्शन हुआ वो नेट रिएक्शन क्या हुआ, ये देखो ClF3 2 मोलिक्यूल वाटर। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था 3, बिल्कुल मैंने 3 लिया बेटा, 3 लेने के बाद ये बन गया, लेकिन ये मोलिक्यूल अनस्टेबल था तो इसमें से एक वाटर मोलिक्यूल निकल गया। मैंने आपको 3 मोलिक्यूल वाटर दिए, आप 2 पी गए और एक वापस मुझे दे दिए, तो कंज्यूम कितने किया आपने, 2 ही तो किए। तो हमने ClF3 को 3 मोलिक्यूल वाटर दिए, उसने एक बार 3 तो ले लिए लेकिन एक वापस कर दिया, तो हमारे पास टोटल बैलेंस रिएक्शन में कितना आ जाएगा, 2 मोलिक्यूल वाटर और ये HClO2 बन जाएगा बेटा इसका, और 3HF। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जो हेलोजन हैलाइड्स होते हैं उनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एक तो हाइड्रो एसिड HF बन गया और एक ऑक्सो एसिड बनेगा। अब आप ऑक्सो एसिड कैसे प्रिडिक्ट करोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन देखो शॉर्ट ट्रिक भी उन्हीं बच्चों को समझ में आती है जिनके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो पी ब्लॉक के बेसिक वीडियो से लेकर शुरू से अच्छे से देखे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सी एसिड बनता है तो कोरोस्पोंडिंग ऑक्सो एसिड बनता है, जैसे देखो ClF3, अभी आपने क्या देखा 2H2O, तो HClO2 बना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं 3HF, HClO2 प्लस 3H। अब देखो यहां पर क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, तो यहां पर भी +3। अब हमको मालूम है बेटा कि ध्यान देना, अगर मैं यही ClF लेता H2O तो HClO प्लस HF, यही मैंने अगर BrF5 लिया तो बन जाएगा HbRO 3 प्लस 3HF। और अब देख लो आप, सॉरी 5HF, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, 3 मोलिक्यूल वाटर। IF7 लिया तो क्या बनेगा, HiO4 और 7 है तो 7HF, 1 मोलिक्यूल वाटर। अब अगर आप देखो तो यहां ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, या आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, और यहां क्लोरीन पर कितनी है, +1, तो यहां पर क्लोरीन पर कितनी है, +1, यहां पर कितनी आ जाएगी, +5, यहां कितनी आ जाएगी, +1। तो जब अपन, वैसे मैं इस चैप्टर में भी ऑक्सो एसिड पढ़ाऊंगा, पर पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इनके ऑक्सो एसिड यही तो होते हैं, HXO, HXO2, HXO3, HXO4। जैसे HClO2 क्या है, HClO क्या है, HXO वाला है, HClO2 क्या है, HXO2। अब यहाँ Br होगा तो यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ I होगा तो I हो जाएगा, यानी जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हैं उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सो एसिड बनेंगे। और फिर रिएक्शन बैलेंस करना इसीलिए इजी है कि 7F है तो 7HF आ गया, तो 7 और इसका एक हाइड्रोजन 4, 7 और 4 8, तो 4H2 आ जाएगा। ये रिएक्शन गलत बैलेंस की हुई है, सही कर दी मैंने, वो मैंने 7 और 1 4, तो 4H2। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है कि जब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन हैलाइड्स को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सो एसिड बनता है और हाइड्रो एसिड बनता है। अगर यहाँ BrF3 होता, अगर यहाँ BrF3 होता तो क्या बन जाता, यहाँ BrF3 होता तो HbRO2 बन जाता, या BrFO होता तो यहाँ Br बन जाता।
अगर मैं यहाँ सब जगह आई ले लूं, क्योंकि आई के तो होते ही हैं, तो अगर यहाँ सब आयोडीन होते हैं तो HiO, HiO2, HiO3, HiO4, सिंपल सा। +1 पर HiO, +1 पर, ठीक है। अगर मैं आयोडीन कर देता हूं, चलो सब में क्या कर देता हूं बेटा, आयोडीन, ये आयोडीन कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां Br की जगह क्या आ जाएगा, ये आयोडीन, ये आयोडीन, आयोडीन। अब ऑक्सो एसिड तो ये होता है ना, +1 का ऑक्सो एसिड HiO, +3 का ऑक्सो एसिड HiO2, +5 का HiO3, +7 का HiO4। तो उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में यहाँ वैलेंसी बढ़ रही है, HF, IF, IF3, IF5, IF7, जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो वो कोई ऑक्सीडेशन यहाँ स्टेट हो। तो जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको ये रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं, खाली इतना याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सो एसिड प्लस हाइड्रा एसिड। अब यहाँ अगर यहाँ क्लोरीन होता तो यहाँ HCl आ जाता, यहाँ Br होता यहाँ HBr आ जाता, ठीक है। तो ये रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आप वाटर के साथ सबका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक साथ 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन हैलाइड, एज वेल एज वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगले 5 मिनट, बस 5 मिनट के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी डिस्कस कर लेंगे। फ्लोरीन का मोस्ट, आपने देखा फ्लोरीन एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड 0 होता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन वैलेंसी 1 शो करता है। जब तक वैलेंसी एक्सपांड नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे एक्सपांड होगी, हो ही नहीं सकती, ठीक। क्योंकि आपने देखा ClF3 में क्लोरीन पर +3 आएगा, तो जब क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए तब तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया ना। IF7 में आयोडीन पे +7 आया, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या शो करेगा, फ्लोरीन केवल शो करेगा -1 एंड 0। फ्लोरीन पर पॉजिटिव लाने वाला आज तक कोई नहीं बेटा, डिस्कवरी नहीं हुआ है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। किसी भी एलिमेंट का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, नॉन मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब और मिनिमम कितना होता है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8। तो यहां वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -8 -1। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 तो शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ्लोरीन -1 ही शो करेगा और 0 शो करेगा। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, और अभी आपने एग्जांपल भी देख लिए। IF7 में आयोडीन +7 था, ऑक्सो एसिड्स में देख लिया आपने। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, यहां पर X2 और यहां पर X2 हो जाएगा F2Cl2 Br2 I2। यहां हो जाएगा HX, H+, X-, HF, HCl, HBr, HI। अब +1 में क्या हो जाएगा, HXO, ये HXO3, ये HXO4, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर X पर कितना है, +1, यहां पर X पर +3, यहां +5, ये प्लस। अब देख लो यहां पर जो X हो जाएगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, यहां पर X जो होगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, यानी इसके नीचे सब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही होंगे, फ्लोरीन कहीं नहीं आएगा। और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आगे एग्जाम्पल आते जाएंगे तो मैं इशारा करता जाऊंगा। यहाँ देखो +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +6 है, यहाँ +7 है, जो भी है। अब इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल यही है और सबसे लीस्ट स्टेबल
ये है। तो ये जो +7 वाले हैं ये हाइपोहेलस एसिड, ये हेलस एसिड, ये हेलिक एसिड, ये परहेलिक एसिड। तो ये परहेलिक एसिड में हेलोजन पर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर, HClO4, HbRO4, HiO4 में X पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन? मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैंने आपका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इसीलिए ये परहेलिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड हैं। और जनरली ऑक्सो एसिड पर नॉन मेटल, जनरली नहीं 100% ऑक्सो एसिड में नॉन मेटल जो है, जैसे यहाँ नॉन मेटल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन्स हैं, इन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन आएगी, और नॉन मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है। तो नॉन मेटल, तो इन ऑक्सो एसिड के नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना चाहेंगे। वापस सुनो, यहां पर जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये वाले, इन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो नॉन मेटल पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। तो ये सारे नॉन मेटल्स, इन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे ताकि वो जीरो या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। सारे ऑक्सो एसिड, हेलोजन के नहीं, सल्फर के भी, फास्फोरस के भी, नाइट्रोजन के भी ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, क्योंकि उनके सेंटर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और उनका सेंटर एटम नॉन मेटल है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में सेटल करना चाहता है। इसीलिए ऑक्सो एसिड, दैट इज व्हाई ऑक्सो एसिड जनरली मैक्सिमम केस में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, और आगे के जो भी टॉपिक रहे हुए हैं। पर इसमें एक दो स्लाइड्स देख लो आप कि एग्जाम में जो क्वेश्चन ये आते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टेंट्स इन केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर चुके हैं, और ये तो डिस्कस कर ही चुका हूं, केमिकल रिएक्टिविटी F2Cl2 Br2 की प्रीवियस क्लास में। फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेदर अदर हेलोजन एग्जिबिट -1 और 0 तो करेंगे, लेकिन +1, +3, +5 और +7 जनरली करेंगे। वो आपने देखा ही था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो वैलेंसी 1, 3, 5, 7 AXN वाले एग्जांपल से समझो। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and cannot exhibit any positive oxidation state. Other halogen have d orbital and therefore can expand their octet and show +1, +3, +5 and +7 oxidation state. Also ये सारे एग्जाम्पल अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं AXN में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वाली क्लास, अभी इसी क्लास में अपन ने डिस्कस किया है। और उसके बाद है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर realized mainly when the halogen are in combined with small and high electronegativity fluorine and oxygen atom। ठीक, बिल्कुल सही है। देखो, जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटर एटम को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने वाला कौन होता है? टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो उसका साइज होता ही है, लेकिन साइज बड़ा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हर कोई उनका फायदा उठा सकता है। नहीं, जिसमें दम होता है वो फायदा उठाता है। ठीक है, यानी जो टर्मिनल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस टर्मिनल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ही सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाएगा और फिर उससे बॉन्डिंग कर पाएगा। बाकी तो सेंटर भी भाव खाएगा कि मैं तेरी वजह से अपना इलेक्ट्रॉन क्यों एक्साइट करूं। जैसे ClF3 होता है, हाँ होता है, क्योंकि क्लोरीन के सामने, जब क्लोरीन के सामने ये फ्लोरीन जाता है, ठीक है, जैसे ClF बना हुआ था, ClF बना हुआ है, गए दो फ्लोरीन और इसके पास, और दोनों फ्लोरीन ने कहा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो क्लोरीन मना नहीं कर पाएगा, ये क्लोरीन इन फ्लोरीन को मना नहीं कर पाएगा।
क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बोलेगा ले बना ले बॉन्ड, क्या याद करेगा? उसको मालूम नहीं है क्लोरीन को कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से मजबूरी में फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ClF3 बन गया। बट अब यही अगर ClF है, ठीक है, और इसके सामने तो हाइड्रोजन एटम आ गए, नहीं बनाएगा बॉन्ड। क्लोरीन बोलेगा, सॉरी हाइड्रोजन बोलेगा क्लोरीन तेरे साथ बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन बोलेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, इसका क्लोरीन कहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 मेरा ऑक्टेट है कंप्लीट, ठीक है, हो गया, और तेरे साथ क्यों बॉन्ड बनूं? तो हाइड्रोजन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन का जेड इफेक्ट, हाइड्रोजन में इतनी ताकत है ही नहीं कि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में एक्साइट करके और बॉन्डिंग कर ले। चुपचाप हाइड्रोजन दोनों H एक दूसरे को देखेंगे, वो बोलेंगे यार अपन दोनों ही सही हैं, चल बॉन्ड बना लेते हैं वापस, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपको मालूम है HCl तो होता है, HCl तो इसलिए होता है कि जैसे क्लोरीन एटम है, समझो ये खाली क्लोरीन है, अकेला क्लोरीन बैठा है। अब क्लोरीन के पास तो क्या है, क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या है बेटा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं फिर HCl कैसे बन गया, तो उसका लॉजिक बता रहा हूं बेटा मैं। तो क्या होगा, HCl ये क्लोरीन ये है, अब ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, आया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक, क्लोरीन खुद क्लोरीन ही चली जाएगी हाइड्रोजन के पास कि चल बॉन्ड बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन देखेगा मजा आ गया, एक पावरफुल एलिमेंट मेरे से बॉन्ड बना रहा है। उसको मालूम नहीं है कि इस क्लोरीन को जरूरत है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इसके साथ क्लोरीन इसके बॉन्ड के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट, तो अपना मतलब पूरा किया क्लोरीन ने। हाइड्रोजन जाए बाढ़ में, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को इसीलिए लेके बैठा है क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब इसी HCl के पास इस हाइड्रोजन के देखकर दूसरे दो हाइड्रोजन के कि क्लोरीन बॉन्ड बना रही है हमारे साथ, क्लोरीन रवाना कर देगी। समझ में आया? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन को आगे जो डी ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन में दम नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करके और वैलेंसी को 3 तक एक्सपांड कर जाए क्लोरीन को। तो हमेशा ध्यान रखो सेंटर एटम में अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है भी तो वही टर्मिनल उनकी वैलेंसी एक्सपांड कर पाएंगे जिन टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस सेंटर से ज्यादा है, तभी उसके इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे। तो इसीलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर वैलेंसी शो करेंगे, पर किससे करेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अब हायर वैलेंसी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करेंगे, पर किससे करेंगे? फ्लोरीन से करना ही पड़ेगा, जख मार के करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मना करने की स्थिति में नहीं है। ऑक्सीजन से भी करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल से, इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। जो आएगा ये जो बोलते हैं उस तरह से सामने वाला बॉन्डिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन स्मॉल साइज, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ 2 प्लस पॉइंट है। फ्लोरीन ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है तो किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा, चुपचाप उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बॉन्डिंग कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कुछ नहीं बोलता है, उल्टा ये बोलता है इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए रखे थे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन आके बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आपके ऊपर वाले पैकेट, ऊपर वाले जेब में 500 की नोट पड़ी है और कोई पावरफुल पहलवान उस जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बॉडी देखकर बोलोगे भाई साहब ये आपके लिए तो रखे थे कि कब आप रेसलर आएंगे और ले जाएंगे, ठीक है। अब आपका मन जानता है कि इसको मना करूंगा तो 500 रुपए से ज्यादा खर्चा तो हॉस्पिटल का हो जाएगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन कोई वीक हो, जो आपके बराबर है या आपसे ज्यादा वीक है, वो आपके हाथ में जेब डालेगा, उसका हाथ पकड़ के उसको दूर कर दोगे। तो यही सिचुएशन बेटा के हर जगह चलती है। तो
इसीलिए ये लिखा है कि हायर ऑक्सीडेशन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन केवल इंटर हेलोजन कंपाउंड वही ClF3BrF5IH7 के साथ और ऑक्साइड और ऑक्सो में मिलता है। all the halogens are highly reactive, they react with metal and non-metal to form halides। ठीक है, the reactivity of halogen decrease down the group पढ़ चुके हैं अपन, F2 से कम Cl2, Cl2 से कम Br2, Br2 से कम I2। the readily acceptance of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of the halogen। F2 is the strong oxidizing agent halogen and it oxidize। अब ये वाला पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। वैसे ये पढ़ा चुका हूं, आप इसको पोस्ट करके समझ सकते हैं, प्रीवियस 2 क्लासेस में यही सब पॉइंट डिस्कस हुए हैं, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, ठीक है, ये सारा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।